जय हिंद साथियों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जैव विविधता की और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, और हमारे एनवायरमेंट सीरीज का ये 8वां वीडियो होने जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम जैव विविधता से रिलेटेड कंटेंट डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसी से संबंधित पीवाईक्यू, वो चाहे यूपीएससी में आए हुए हों या विभिन्न स्टेट की परीक्षाओं में, वो मेंस और प्री दोनों के होंगे। ठीक है, मेंस और प्री दोनों के होंगे। ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हम पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्रैक्टिस सेशन आपके लिए लेकर आएंगे जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के होंगे, जो कि आपके जैव विविधता वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर अभी आए हो, नए हो, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। क्योंकि दोस्तों, इस चैनल द्वारा आपके लिए करंट अफेयर्स, जीएस और आईआर या डिफेंस अपडेट से रिलेटेड वीडियो शेयर किए जाते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो दोस्तों, आइए हम जैव विविधता वाले टॉपिक को अच्छे से पढ़ने का प्रयास करते हैं, समझते हैं कि जैव विविधता क्या है और ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जैव विविधता को आइए थोड़ा सा कुछ बैकग्राउंड पहले बनाते हैं जैव विविधता का। और ये तस्वीर आप जो हथेली पर रखी हुई पृथ्वी के आकार की एक चित्र है, जिसके अंदर विभिन्न जीव जंतु पेड़ पौधे आपको दिख रहे हैं। उस तस्वीर को आप देखते रहिएगा, बातें आपको समझ में आ जाएंगी। दोस्तों, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव, वनस्पति तथा सूक्ष्म जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनकी अनुमानित संख्या लगभग 50 लाख से लेकर 5 करोड़ के बीच है। प्रत्येक वर्ष लगभग 15,000 नई प्रजातियों की खोज होती है, और जिनमें से कुछ प्रजातियां दुनिया भर में पाई जाती हैं तथा कुछ अपने स्थान विशेष तक सीमित होती हैं। आप जानते हैं, आधुनिक युग में औद्योगिकीकरण, नगरीकरण एवं वैश्विक स्तर पर जो विकास की प्रक्रिया तेज हुई है, उसके कारण पिछले लगभग 30 वर्षों में जैव विविधता का बड़ी तेजी से ह्रास हुआ। जीवों का आवास, पर्यटन और औषधीय उपयोग के अलावा पृथ्वी के धरातल की सौंदर्यता बढ़ाने में जैव विविधता दोस्तों महत्वपूर्ण योगदान देती है। वैसे तो दोस्तों, जैव विविधता से तात्पर्य होता है पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की विविधता, जो यहाँ पर आपको चित्र के माध्यम से दिख रही है। अगर हम साधारण शब्दों में बात करें तो जैव विविधता का अर्थ किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों एवं वनस्पतियों की संख्या से है, और इसका संबंध पौधों के प्रकारों, प्राणियों एवं सूक्ष्म जीवों से है। किंतु दोस्तों, जैव विविधता जीवों की विविधताओं तक ही सीमित नहीं होती, बल्कि इसके अंतर्गत उस पर्यावरण को भी शामिल किया जाता है जिनमें वे निवास करती हैं, जिसे हमने इकोलॉजी वाले चैप्टर के अंदर बड़े अच्छे से समझा था। अब अगर दोस्तों हम बात करें जैव विविधता की, यानी कि बायोडाइवर्सिटी की, तो इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो अमेरिकी जीव विज्ञानी है वाल्टर जी रोजेन, इन्होंने 1985 में पहली बार बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, दुनिया के देशों को साल 1972 में पहली बार ये समझ आया कि हमारी पृथ्वी कहीं न कहीं ह्रास हो रही है, जलवायु परिवर्तन जैसी समस्या बढ़ रही है। उनको ये समझ में आया कि जिस प्लेनेट पर हम रहते हैं, अगर इस प्लेनेट को बचाने का हमने प्रयास नहीं किया तो कहीं न कहीं हमारे अस्तित्व के लिए एक दिन ये जो समस्याएं हैं जलवायु परिवर्तन जैसी, वो हमारे लिए खतरा हो जाएंगे। तो दुनिया के देशों में एक समझ बनी, और 1972 में जो है दोस्तों पहली बार मानव एवं पर्यावरण सम्मेलन जो है आयोजित किया गया, जब दुनिया के देशों को यह समझ में आया कि पर्यावरण को बचाना हमारे लिए कितना आवश्यक है। ठीक है, उसी 1972 की 20 साल बाद एक वर्षगांठ मनाई गई 1992 में, जो कि पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। और इसे दोस्तों रियो सम्मेलन भी बोलते हैं, क्योंकि 1992 में ये ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया, और इसे कहा गया संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, UNCED। ठीक है, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ, मैंने आपको पहले ही बताया। इस सम्मेलन का मुख्य परिणाम था जैव विविधता सम्मेलन, यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, CBD का जो है कि प्रारूपण और अंगीकरण हुआ इस सम्मेलन के दौरान। इस सम्मेलन में दोस्तों जैव विविधता की एक मानक परिभाषा तय की गई। देखिए, अभी तक जो मैंने जैव विविधता की परिभाषा बताई आपको, वो एक सामान्य समझ के लिए आवश्यक है। लेकिन अब जब आप लिखें जैव विविधता की परिभाषा, तो वो ये होनी चाहिए
कि सभी स्रोतों से प्राप्त जीवों के बीच विविधता, जिसमें स्थलीय, समुद्री और अन्य जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों और पारिस्थितिक परिसरों में पाए जाने वाले जीव सम्मिलित हैं। और दोस्तों यह विविधता प्रजातियों के भीतर, प्रजातियों के बीच और पारिस्थितिक तंत्रों की विविधता को भी सम्मिलित करती है। दोस्तों पारिस्थितिकी विज्ञानी जैव विविधता का अध्ययन न सिर्फ प्रजातियों के संदर्भ में करते हैं, बल्कि प्रजाति के निकटतम वातावरण, उनके वृहद परिक्षेत्र जिसमें वे निवास करती हैं, उससे भी वे संदर्भ लेते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि समुद्री शैवाल, मछली, घोंघे आदि दुनिया के अरबों लोगों के लिए भोजन है। विकासशील और अल्प विकसित देशों के कई लोग समुद्री भोजन पर ही आश्रित हैं। इस प्रकार जैव विविधता आजीविका के आधार के रूप में भी काम करती है, जो कि आगे हम जब समझेंगे कि जैव विविधता का क्या महत्व है, वहां आपको ये सब चीजें जो है समझ में आएंगी। यहाँ पर आगे आपको थोड़ा सा पीटी फैक्ट देखते रहना है, क्योंकि जैव विविधता की बात चल रही है तो महत्वपूर्ण है समझना कि अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो हमारा 22 मई को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, उसकी शुरुआत कैसे हुई। तो दोस्तों 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, प्रतिवर्ष 22 मई। इसका उद्देश्य क्या है इसके मनाने के पीछे, तो हमारी जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसके महत्व के प्रति एक वैश्विक जागरूकता हम बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हम अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों साल 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने 29 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस घोषित किया था, क्योंकि इसी दिन जैव विविधता सम्मेलन लागू हुआ था। ठीक है, इसलिए 29 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस घोषित किया गया 1993 में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली द्वारा। लेकिन दोस्तों सन 2000 में इसे बदल करके 22 मई कर दिया गया, ताकि यह दिन अधिक उपयुक्त रूप से स्कूलों व अन्य संस्थानों में मनाया जा सके, क्योंकि दोस्तों 22 मई 1992 को केन्या के नैरोबी के अंदर जैव विविधता सम्मेलन का टेक्स्ट अपनाया गया था। इसलिए 22 मई की तारीख को यादगार बनाने के लिए दुनिया भर में 22 मई को ही अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस घोषित किया गया। तो अब इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, आपसे कोई पूछे कि 22 मई को ही अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस क्यों मनाया जाता है, तो जैव विविधता सम्मेलन का जो टेक्स्ट था वो स्वीकार किया गया था 22 मई 1992 को, कहां, केन्या के नैरोबी में। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, अब एक टर्म और आता है, इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता दशक, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों 2011 से लेकर सन 2020 तक का जो समय है वो संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया गया था। इस दशक के घोषित किए जाने के पीछे धारणा ये थी, उद्देश्य ये था कि जैव विविधता को संरक्षित किया जा सके, उसका सतत उपयोग सुनिश्चित किया जा सके और जैव विविधता के घटते स्तर को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को मजबूत किया जा सके। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सारे फैक्ट्स आपको पीसीएस के एग्जाम में तो जरूर मिलेंगे। ठीक है, ये दशक दोस्तों जैव विविधता सम्मेलन सीबीडी और आईची जैव विविधता लक्ष्य के तहत घोषित किया गया था। आईची लक्ष्य क्या है अभी यहाँ पर नहीं बताऊंगा, आगे हम आईची लक्ष्य डिस्कस करने वाले हैं बस एक दो वीडियो के बाद। दोस्तों इसका लक्ष्य था कि सन 2020 तक जैव विविधता के नुकसान को क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके, रोका जा सके। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, विश्व के कुछ क्षेत्रों में प्रजातियों की अत्यधिक संख्या पाई जाती है। ठीक है, जिसे हम हॉट स्पॉट या मेगा डाइवर्सिटी वाला रीजन बोलते हैं। तो हॉट स्पॉट क्या है, वे क्षेत्र हैं जहां जैव विविधता क्या होगी, अत्यधिक होगी, लेकिन ये क्षेत्रीय खतरे में भी होते हैं। ठीक है, और मेगा डाइवर्सिटी ये एक अलग टर्म है जो उन देशों को कहते हैं जहां विश्व की सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। याद रखिएगा, मेगा डाइवर्सिटी और हॉट स्पॉट दोनों अलग अलग टर्म है। हॉट स्पॉट के अंदर जैव विविधता एक ही जगह अत्यधिक होती है, लेकिन वे खतरे में भी अत्यधिक होती है। और मेगा डाइवर्सिटी उन देशों को कंसीडर किया जाता है जहां पर जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि हमारा जो भारत है
हमारा भारत है, भारत एक मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दुनिया के लगभग 17 देशों को मेगा डाइवर्सिटी के अंदर शामिल किया जाता है और उसमें भारत भी एक है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जहाँ की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा रिच होगी एक ही जगह और खतरा भी बहुत अधिक होगा, वो होगा हॉटस्पॉट। और मेगा डाइवर्सिटी उन देशों को कहा जाएगा जो कि जैव विविधता के मामले में बहुत ज्यादा रिच है। माइनर सा डिफरेंस है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा। हॉटस्पॉट शब्द का दोस्तों सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मायर्स ने 1988 में प्रस्तावित किया था, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग 1988 में नॉर्मन मायर्स ने किया था। ये सवाल आपसे कई बार पूछा जा चुका है, इसे हम PYQ के अंदर देखेंगे। मैंने आपको ये वाली लाइन बता ही दी है। और भारत के अंदर जो हॉटस्पॉट स्थल हैं डायवर्सिटी के लिहाज से, उनकी हम आगे की वीडियो में बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल बस ये देखिए कि भारत का पश्चिमी घाट वाला रीजन, हिमालय का पूर्वी हिमालय है खासकर, वो जो है जैव विविधता के मामले में हॉटस्पॉट जो है कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको जैव विविधता, हॉटस्पॉट, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दशक और अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ये सारे टर्म आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों अब हमारे लिए महत्वपूर्ण है समझना जैव विविधता के प्रकार, ठीक है। तो हम जैव विविधता के प्रकारों पर आइए थोड़ा सा विस्तार पूर्वक आपसे डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों जैव विविधता जो होती है किसी जैविक तंत्र के स्वास्थ्य का क्या होती है, द्योतक होती है, परिचायक होती है, और यह किसी दिए गए पारिस्थितिकी तंत्र, बायोम या एक पूरे ग्रह में जीवन के रूपों की विभिन्नता का परिणाम होती है, ठीक है। एक समुदाय में रहने वाले जीव जंतु और वनस्पति दूसरे समुदाय के जीव जंतुओं से आवास, खाद्य श्रृंखला के आधार पर अत्यधिक भिन्न होते हैं। एक ही प्रजाति में उनके आनुवंशिकी के आधार पर भी भिन्नता हो सकती है। जैव विविधता का अध्ययन समुदाय के स्तर पर, प्रजाति के स्तर पर और आनुवंशिकी के स्तर पर किया जाता है। तो इसलिए दोस्तों जैव विविधता के कितने प्रकार हमने बताए, तो 3 प्रकार हमने बताए। कौन कौन से, तो पहला हम पढ़ेंगे आनुवंशिक विविधता यानी कि जेनेटिक डाइवर्सिटी, और दूसरा हम पढ़ेंगे प्रजातीय विविधता यानी कि स्पीशीज के लेवल पर डाइवर्सिटी, और तीसरा हम पढ़ेंगे पारिस्थितिकी विविधता यानी कि इकोसिस्टम के अंदर डाइवर्सिटी। समझने का प्रयास करेंगे जैव विविधता के प्रकार को। टेक्स्ट देखें इससे पहले ये चित्र आप समझ लेंगे तो आपके लिए जिंदगी काफी आसान हो जाएगी समझने के लिए कि इकोलॉजी के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर डाइवर्सिटी कैसे होती है, स्पीशीज के अंदर डाइवर्सिटी, जेनेटिक के अंदर डाइवर्सिटी कैसी होती है। देखिए जेनेटिक्स के अंदर क्या होती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी एक ही जीन्स के, एक ही प्रजाति के जीवों के बीच जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात की जाती है। और थोड़े से और बड़े टर्म में जब हम चलते हैं तो हम स्पीशीज के लेवल पर डाइवर्सिटी की बात करते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको हिरन भी दिख रहा है, चिड़िया भी दिख रही है, और आपको जो है कि तमाम प्रकार के पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं। इनके ये अलग अलग स्पीशीज हैं, तो ये स्पीशीज के लेवल पर डाइवर्सिटी हुई। और थोड़ा बड़े लेवल पर हमने इकोसिस्टम के लेवल पर डाइवर्सिटी समझी, जब इकोसिस्टम का हिस्सा जो है जैविक अजैविक दोनों समूह हैं, जिसमें आप हरे पौधे और जानवर और मिट्टी, प्रकाश, ये सब समझ सकते हैं। तो ये इकोसिस्टम के लेवल पर डाइवर्सिटी हुई। आई होप डाइवर्सिटी समझाने के लिए इससे बेहतर चित्र जो है दुनिया में कहीं नहीं होगा। दोस्तों आइए अब एक एक करके सभी डाइवर्सिटी को समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है। बहुत छोटे छोटे और बहुत प्यारे, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इन्हें आप समझे रहेंगे तो आपके लिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी समझना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आनुवंशिक विविधता क्या होती है, तो दोस्तों यह किसी प्रजाति के भीतर, याद रखिएगा, एक ही प्रजाति के यहाँ पर सभी जीव हैं, डॉग्स हैं, ठीक है, मतलब डॉग ही हैं, ठीक है, लेकिन ये अलग अलग जो है आनुवंशिकी के हैं। तो एक ही प्रजाति के भीतर पाए जाने वाले जीवों में आनुवंशिक भिन्नताओं को क्या कहते हैं, आनुवंशिक विविधता। ये हैं तो एक ही प्रजाति के जीव, यानी कि ये सभी डॉग्स हैं, कुत्ते हैं, लेकिन नस्ल आपको यहाँ पर अलग अलग दिख रही है, नस्ल अलग अलग दिख रही है, यानी कि इनका जीन्स जो है अलग अलग है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्म है, आप लोग समझिएगा, आनुवंशिक विविधता। ये किसी एक प्रजाति के जीवों के जीन में अंतर है, एक ही प्रजाति है कुत्ता और इनके अलग अलग जीन्स में अंतर को ये दर्शाती है आनुवंशिक विविधता, ठीक है।
ये एक ही प्रजाति के जीवों के जीन में अंतर होगा। इससे एक ही प्रजाति के जीवों में रंग, आकार, व्यवहार, रोग प्रतिरोध आदि में भिन्नता पाई जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं विभिन्न रंग के आपको डॉग्स दिख रहे हैं। एक चितकबरा है, एक थोड़ा सा ग्रे है, एक रेडिश में है, एक ब्लैक है, ये सब आपको दिख रहे हैं। तो एक ही जाति या इसकी समष्टि में आनुवंशिक विविधता क्या कहलाती है? जीन पूल कहलाती है। जीन पूल का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे सवाल पूछे जाएंगे, ध्यान में रखिएगा। पेड़ पौधों, जीव जंतुओं के जीन की संख्या का अनुमान हम करना चाहते हैं तो क्या करते हैं? जीनोम विश्लेषण। तो जीनोम विश्लेषण इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा दोनों टर्म, जीन पूल और जीनोम विश्लेषण। ठीक है, तो आई होप आपको आनुवंशिक विविधता बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। दोस्तों, अगर आनुवंशिक विविधता कम होगी तो जातियों के रूप में अत्यधिक समानता वहां पर देखने को मिलती है। अब आइए हम देखते हैं स्पीशीज की डाइवर्सिटी यानी कि प्रजातीय विविधता। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्रजातीय विविधता। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो प्रजातीय विविधता उस क्षेत्र में पाई जाती है जाने वाली विभिन्न प्रजातियों की संख्या, ठीक है, विभिन्न प्रजातियों की संख्या और उनके आपसी अनुपात को दर्शाती है प्रजातीय विविधता। ठीक है, यह किसी स्थान विशेष पर पाई जाने वाली कुल प्रजातियों की संख्या है। इंपॉर्टेंट है, ये सब लाइनें बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिहाज से। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसमें दोस्तों प्रजातियों की विविधता और उनकी प्रचुरता दोनों महत्वपूर्ण है, जो कि आपको चित्र के अंदर दिख रहा है। विभिन्न पेड़ पौधे, विभिन्न जीव, ठीक है, यहाँ पर दिख रहे हैं। तो आपको प्रजाति के स्तर पर विविधता जो हमने अभी चित्र दिखाया उससे भी समझ में आई होगी, और इस फोटो से, इस चित्र से आपको बातें और भी ज्यादा स्पष्ट हो गई होंगी। समुदाय में प्रजाति की संख्या क्षेत्र या स्थान के सापेक्ष जो है बढ़ती रहती है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों विविधता को दो स्तर पर आप समझ चुके हैं, एक आनुवंशिक लेवल पे, दूसरी प्रजातीय स्तर पर। तो अब आइए थोड़ा हम पारिस्थितिकी स्तर पर विविधता को समझने का प्रयास करते हैं, समझते हैं कि इकोलॉजिकल या इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या होती है। यहाँ पर विभिन्न इकोसिस्टम आपको तस्वीर के अंदर दिख रहे हैं, इसको ध्यान पूर्वक देखिएगा, आपको आसानी से पारिस्थितिकीय विविधता समझ में आएगी। तो यह विविधता दोस्तों विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों, चाहे वो वन हो, ठीक है, यहाँ पर आपको वन दिख रहे हैं, ठीक है, मरुस्थल हो, ठीक है, डेजर्ट भी आपको यहाँ पर दिख रहा है, पर्वतीय क्षेत्र चाहे हो, ठीक है, चाहे वो पर्वतीय क्षेत्र हो, नदी हो, ठीक है, नदी हो, सागरीय क्षेत्र हो, ठीक है, सागरीय क्षेत्र हो आदि में पाई जाती है। और ये विविधता पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, कार्य और उनके बीच की अंतःक्रिया को भी दर्शाती है, महत्वपूर्ण है, याद में रखिएगा। इसमें दोस्तों विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों को शामिल किया जाता है, महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सामुदायिक जैव विविधता ज्यादा उत्पादक और स्थिर पारितंत्र का निर्माण करती है, जो प्राकृतिक पर्यावरण को स्वस्थ एवं संतुलित बनाए रखने में दोस्तों सहायक होता है, महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। दोस्तों सामुदायिक विविधता आवास, निकेत के प्रकार एवं पारिस्थितिक प्रक्रियाओं जैसे कि पोषण चक्र, खाद्य श्रृंखला, ऊर्जा के प्रवाह में होने वाले परिवर्तन के कारण होती है। सामुदायिक जैव विविधता ज्यादा उत्पादक और स्थिर पारितंत्र का निर्माण करती है, जो प्राकृतिक पर्यावरण को स्वस्थ एवं संतुलित बनाए रखने में महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो आई होप जैव विविधता को 3 स्तरों पर आप समझ चुके हैं। अब आइए हम थोड़ा सा समझते हैं महत्वपूर्ण रूप से जैव विविधता का मापन हम कैसे करते हैं, आखिर हम अपनी जो बायोडायवर्सिटी है उसको किन किन स्तरों पर मापते हैं। तो इसके भी 3 स्तर हैं, अल्फा विविधता, बीटा विविधता और गामा विविधता। आपने अल्फा, बीटा, गामा बहुत ज्यादा सुन रखा होगा, लेकिन आइए थोड़ा सा हम डाइवर्सिटी के अंदर समझने का प्रयास करते हैं, बायोडायवर्सिटी के अंदर, कि अल्फा, बीटा, गामा विविधता क्या है। दोस्तों कंटेंट देखने से पहले हमने आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पर कुछ चित्र लगा रखे हैं। आपको अल्फा, बीटा, गामा तीनों विविधता आपको यहाँ पर चित्र में समझ में आ रही होगी। ये चित्र दोस्तों अल्फा विविधता को डिनोट करता है और इन दोनों के बीच की बातें हैं बीटा जैव विविधता, और इन तीनों के बीच की बातें हैं गामा विविधता। तो इससे कुछ कुछ चीजें आपको समझ में आई होंगी, नहीं आई तो आगे हम कंटेंट में डिस्कस कर रहे हैं, उससे पहले ये सारणी आप लोग देख लीजिएगा। अल्फा विविधता में स्थानीय चीजों को दर्शाता है, ठीक है,
यानी कि एक ही स्थान पर किसी क्षेत्र में पाए जाने वाली कुल प्रजातियां जो है, ये यहाँ पर अल्फा विविधता आपको समझ में आ रही होगी। बीटा विविधता यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो तुलनात्मकता है, यानी कि ए से बी की तुलना की गई है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, बीटा विविधता, दो स्थानों के बीच ये वाला क्षेत्र, ठीक है, महत्वपूर्ण है। प्रजातियों का अंतर या विविधता में बदलाव को जो है ये डिनोट करती है। और गामा विविधता की बात करें तो ये पूरे क्षेत्रीय स्तर पर बात की जा रही है, ठीक है, यानी कि पूरे परिदृश्य के लेवल पर बात की जा रही है। कुल प्रजातियों की जो हमारी विविधता है उसको जो है कि हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब इस चित्र से आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन आइए अब हम कंटेंट थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए कंटेंट में देखते हैं, कंटेंट में क्या है। तो अल्फा विविधता दोस्तों हम उसे कहेंगे किसी विशेष क्षेत्र तक बात सीमित रहेगी, ठीक है, यानी कि एक ही क्षेत्र के अंदर, ठीक है, एक जंगल होगा, झील होगी या खेत होगा, उनमें पाए जाने वाली प्रजातियों की विविधता को अल्फा विविधता कहते हैं। आई होप अल्फा विविधता आपको चित्र के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। स्थानीय विविधता को दर्शाती है, ठीक है, अल्फा विविधता। इसमें केवल एक ही समुदाय या पर्यावास की बात होती है। अल्फा मापन द्वारा प्रजातियों की संख्या का आकलन करने में उनकी संख्या में वृद्धि एवं समृद्धि का भी आकलन हो जाता है। ये महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। उसी तरह होता है दोस्तों बीटा विविधता। बीटा विविधता को समझिए तो दो भिन्न क्षेत्रों, मैंने चित्र के अंदर दो भिन्न क्षेत्रों की बात बीटा विविधता में बताई थी। तो दो भिन्न क्षेत्रों, दो अलग अलग जंगलों या पर्यायवासों के बीच प्रजातियों में अंतर को दर्शाती है, ठीक है। बीटा विविधता दो भिन्न क्षेत्रों के बीच प्रजातियों में जो अंतर है उसको दर्शाती है। ये प्रजातियों के परिवर्तन को दर्शाती है, यानी कि स्थान के अनुसार जैव विविधता कैसे बदलती है उसे समझाती है बीटा विविधता, ठीक है। इसे मापा जा सकता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते समय प्रजातियों की संरचना में कितनी भिन्नता पाई जाती है। तो आई होप आपको बीटा विविधता बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। क्या होगा, विशिष्ट प्रजातियों की तुलना करके देखा जाता है कि किस समुदाय से प्रजातियों का कितना पलायन हुआ है। जलवायु परिवर्तन के साथ ही आवास या समुदाय की पर्यावरणीय दशाएं भी परिवर्तित हो जाती हैं। आवास या समुदाय में परिवर्तन के साथ ही कई प्रजातियां भी परिवर्तित हो जाती हैं, इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है समझना बीटा विविधता। तो अल्फा बीटा हो गया, अब बचा गामा। तो आइए थोड़ा सा गामा को भी समझने का प्रयास करते हैं। तो गामा विविधता क्या है दोस्तों, तो ये किसी बड़े क्षेत्र की बात करता है, जो कि मैंने चित्र के अंदर अल्फा और बीटा दोनों विविधता को और गामा को भी शामिल करके बताया मैंने चित्र के अंदर कि ये पूरे क्षेत्र की बात करता है। तो किसी बड़े क्षेत्र, पूरी घाटी, देश या पूरे बायोम के अंदर पाए जाने वाली कुल प्रजातियों की विविधता क्या है, गामा विविधता, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इसके अंतर्गत आवासों की विषमता या भिन्नता का भी जो है दोस्तों हमें पता चलता है, ठीक है। गामा विविधता एक भौगोलिक क्षेत्र या आवासों में प्रजातियों की क्या प्रचुरता को दर्शाती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। गामा विविधता का आकलन तब किया जाता है जब हम एक से अधिक पारिस्थितिक तंत्रों जैसे वन, घास भूमि, आर्द्र भूमि आदि को मिलाकर पूरे क्षेत्र में पाए जाने वाली कुल प्रजातियों की संख्या का विश्लेषण करते हैं, तो हमें गामा विविधता प्राप्त हो जाती है, ठीक है। दोस्तों क्लासेस लंबी चलती हैं, इसलिए पानी वानी पीते रहना चाहिए और आप लोग भी क्लासेस वगैरह देखते हैं, लंबी होती है, 1-1 घंटे की क्लास होती है, तो आप लोग भी अपने पास पानी या ग्लूकोज नहीं, कम से कम तो नींबू पानी तो जरूर रखिएगा, ताकि एनर्जी लेवल आपका शुरू से अंत तक वैसा ही बना रहे। अब आइए थोड़ा सा हम समझते हैं जैव विविधता की प्रवणता, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेडियंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी बहुत महत्वपूर्ण है, इस चित्र को थोड़ा सा समझिएगा। ये ग्लोब है, ग्लोब पृथ्वी को डिनोट कर रहा है। यहाँ पर आपको पूरी पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती हुई एक रेखा है, जिसे हम इक्वेटर या 0 डिग्री या भूमध्य रेखा भी जो है भूगोल के अंदर कहते हैं, ठीक है। तो ये भूमध्य रेखा को आप थोड़ा सा देखते रहिएगा, चीजें आपको समझ में आएंगी। और यहाँ पर हम बना देते हैं उत्तरी ध्रुव, ठीक है, ये आपका उत्तरी ध्रुव हो गया और ये आपका
दक्षिणी ध्रुव हो गया, यानी कि ये नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। यहाँ पर लो डाइवर्सिटी आपको लिखा है और यहाँ पर भी लो डाइवर्सिटी लिखा है। कंटेंट पढ़ूंगा, आपको चीजें खुद ब खुद क्लियर होने वाली है। ठीक है, यहाँ देखिए, और ये यहाँ पर आपको जो है कि डाइवर्सिटी का लेवल हाई दिख रहा है। तो समझिए, अक्षांशों में प्रायः उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर तथा पर्वतीय क्षेत्रों से ऊपर से नीचे की ओर आने पर प्रजातियों की संख्या में अंतर जैव विविधता की प्रवणता कहलाती है। ठीक है, लो एल्टीट्यूड से हाई एल्टीट्यूड की तरफ जाते हुए, ठीक है, ये लो से आप हाई की तरफ बढ़ रहे हैं नॉर्थ में, और यहाँ पर साउथ में भी आप जब लो से हाई की तरफ बढ़ेंगे तो आपको पूरे जैव विविधता के अंदर परिवर्तन देखने को मिलेगा। और साथ ही जब आप एक निचले क्षेत्र से पर्वतीय क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं तब भी आपको जैव विविधता में अंतर देखने को मिलेगा। यही जो है कि प्रवणता है दोस्तों। यह प्रवणता केवल अक्षांशीय ही नहीं होती बल्कि ऊंचाई के साथ भी पाई जाती है। मैंने बताया पर्वतीय क्षेत्रों में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है जैव विविधता क्या होती है, घटती जाती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जैसे ही ऊंचाई बढ़ती जाएगी पर्वतीय क्षेत्र में जैव विविधता जो है कम होती जाएगी, क्योंकि तापमान, ऑक्सीजन और अन्य जीवन उपयोगी संसाधनों में क्या होती जाएगी दोस्तों, कमी होती जाएगी। ठीक है, तो लो एल्टीट्यूड से जब हम हाई एल्टीट्यूड की तरफ बढ़ते हैं तो जैव विविधता क्या होती है, घटती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर देखिए, ये लो एल्टीट्यूड वाला रीजन है तो यहाँ पर हाई डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, हाई बायोडाइवर्सिटी है। लेकिन जब हम हाई एल्टीट्यूड की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर लो डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। ये नॉर्थ एंड साउथ दोनों पोल पर ये बात आपको यहाँ पर होती हुई दिख रही है, चित्र के अंदर दिख रहा है। दोस्तों, हाई एल्टीट्यूड पे जब आप टैगा या टुंड्रा जैसे क्षेत्रों में पाए जाएंगे तो यहाँ की जलवायु जो है, परिस्थितियां अत्यंत ही क्या होती हैं, प्रतिकूल होती हैं, क्योंकि बर्फीला जो है ध्रुवीय क्षेत्र हो जाता है तो यहाँ पर बर्फ ज्यादा होगा, सनलाइट ज्यादा अच्छे से नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पर जैव विविधता उतनी बेहतर नहीं हो पाएगी। ये दोस्तों विश्व के सर्वाधिक ठंडे जलवायु प्रदेश होते हैं जहाँ वर्ष भर तापमान बहुत निम्न रहता है। इन जलवायु क्षेत्रों में पौधे एवं अन्य जीवों की वृद्धि काल अत्यंत कम होता है, यानी कि हम लो बायोडाइवर्सिटी वाले रीजन यानी कि हाई एल्टीट्यूड यानी कि ध्रुवीय क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। तो आई होप जैव विविधता की प्रवणता आपको समझ में आई होगी। और अब आइए हम बढ़ते हैं जैव विविधता के महत्व की तरफ। सबसे महत्वपूर्ण है हमारा समझना जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसका इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्या है। दोस्तों, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव जंतुओं में उनके आवास और गुण के आधार पर अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है, जो मनुष्य के लिए अपना अस्तित्व बनाए रखने में अत्यधिक सहायक है। जैव विविधता से मनुष्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त करता है। मनुष्य को जीव जंतुओं, वनस्पतियों में भोजन, आवास के लिए जरूरी संसाधन, कपड़े, औषधियां, रबर हुआ या इमारती लकड़ी हुई आदि की प्राप्ति के साथ साथ दोस्तों वैज्ञानिक अनुसंधान एवं नवाचार के लिए आवश्यक संसाधनों की भी प्राप्ति होती है। जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन का आधार है। जैव विविधता में समृद्धि पाचतंत्र को स्वस्थ एवं संतुलित बनाए रखने में सहायक होती है। जैव विविधता के महत्व को जो है कि हम जो है कुछ पॉइंट्स के माध्यम से समझेंगे, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है पारिस्थितिकी महत्व है जैव विविधता का। क्या होता है, तो प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। जैसे परभक्षी शिकार संबंध होता है वो जैव विविधता को संतुलन में आवश्यक होता है। पोषण चक्र हमने पढ़े हैं, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, और खाद्य जाल का भी संचालन होता है, ये भी हमने पढ़े हैं। पॉलिनेशन की प्रक्रिया और बीज प्रसार में भी सहायक होता है और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखता है। जैसे कि केचुए या सूक्ष्मजीव, केचुओं को किसान मित्र भी कहा जाता है। आप जानते हैं कि केचुए जो है मिट्टी में जो बीट करते हैं तो उससे क्या होता है, मिट्टी की उर्वरता जो है बढ़ती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। जैव विविधता का महत्व जो है आर्थिक स्तर पर देखें तो आर्थिक स्तर पर हम कृषि एवं बागवानी का इस्तेमाल करते हैं, विविध जो है फसलें और उन्नत किस्में उगाते हैं, साथ ही औषधि उपयोग भी करते हैं। ठीक है, ये आर्थिक महत्व के अंतर्गत आता है। जैव विविधता में कई जीवन रक्षक औषधियां प्राप्त होती हैं। जैसे आप नीम या तुलसी की बात करें तो नीम और तुलसी या सर्पगंधा ये सब जो है औषधीय निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। और दोस्तों, वैज्ञानिक एवं अनुसंधान के स्तर पर बात करें जैव विविधता की तो नई नई दवाइयों, फसलों, पर्यावरणीय तकनीकों के विकास में
जैव विविधता सहायक है और आनुवंशिकी और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी मूलभूत आधार प्रदान करती है। जैव विविधता महत्वपूर्ण है, आप सब जानते हैं, ठीक है। और दोस्तों जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद कैसे होती है, तो विविध पारिस्थितिकी तंत्र कार्बन को अवशोषित कर ग्लोबल वार्मिंग को कम करते हैं। जैव विविधता अत्यधिक लचीली होती है जिससे वह बदलते पर्यावरणीय हालात में भी टिकाऊ यानी कि सस्टेनेबल बनी रहती है। साथ ही दोस्तों नेक्स्ट है हमारा सांस्कृतिक व आध्यात्मिक महत्व जैव विविधता का। तो हमारे लिए जैव विविधता इन दृष्टिकोणों से कैसे महत्वपूर्ण है, तो कई समुदायों की धार्मिक परंपराएं दोस्तों प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। जैसे हिंदू धर्म में हम पीपल की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं। इससे क्या होता है कि जैव विविधता का संरक्षण हमारी परंपरागत जीवन शैली का हिस्सा होती है। कभी आप कहीं पीपल काट के देखिए, पीपल का पेड़ नहीं काटने दिया जाता। अच्छा, पीपल का पेड़ बहुत लॉजिकल है। पीपल का पेड़ दिन और रात दोनों में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, इसलिए पीपल का पेड़ हमारे लिए जीवन रक्षक जब ऑक्सीजन रिलीज करता है तो हुआ ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट। तो इसलिए पीपल के पेड़ को हम जो है बचाते हैं और उसका हमने अपने एक दैवीय स्वरूप के रूप में हमने पूजा करनी शुरू कर दी। तो आई होप आपको इन पॉइंट्स के जरिए जैव विविधता का महत्व बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और ये पॉइंट्स दोस्तों आपके मेंस में, जब मेंस की परीक्षा होगी यानी कि मुख्य परीक्षा, उसमें लिखने के लिए ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि जैव विविधता का महत्व इतना इंपॉर्टेंट है तो हमारे जैव विविधता को खतरा भी होगा। तो किन चीजों से खतरा है इसको समझने का कुछ पॉइंटों में प्रयास करते हैं। देखिएगा, तो वनों की कटाई हो रही है, बड़े पैमाने पर आप जानते हैं निर्वनीकरण हो रहा है, इसलिए जैव विविधता को बड़ा खतरा हो रहा है। दोस्तों जलवायु परिवर्तन हो, बढ़ता प्रदूषण स्तर हो, मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन हो, उससे विभिन्न प्रजातियों के आवास जो है इससे नष्ट हो रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारी प्रजातियां या तो विलुप्त हो गई या होने के कगार पर है। वायु एवं जल प्रदूषण के बढ़ने से अनेक बीमारियां भी पैदा हो रही हैं और इन बीमारियों ने दोस्तों जैव विविधता को बहुत प्रभावित किया है, जिससे जैव विविधता का अत्यधिक क्या हुआ है, ह्रास हुआ है। उनमें वनों की कटाई, अत्यधिक कटाई और घास के मैदानों का ह्रास के कारण आज अनेक प्राकृतिक आपदाएं जैव विविधता को प्रभावित कर रही हैं, ठीक है। तो वनों की कटाई बहुत ज्यादा हार्मफुल है हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए। दोस्तों प्राकृतिक आपदाओं के कारण कभी कभी जैव समुदाय के संपूर्ण आवास एवं प्रजाति का कई बार नाश हो जाता है। बढ़ते तापमान के कारण समुद्री जैव विविधता खतरे में होती है। समुद्र का जल प्रदूषण के कारण अधिक खारा होता जा रहा है, जिससे उनमें पाई जाने वाली जो असंख्य प्रजातियां हैं वो खतरे में है। तो कुल मिलाकर के जो है कि जैव विविधता को खतरा हमारे संपूर्ण पारितंत्र के लिए बहुत अधिक खतरा है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमें समझना चाहिए कि हमारी जैव विविधता को खतरा न हो, इसका संरक्षण आवश्यक है। नेक्स्ट दोस्तों, हम वनों की कटाई क्यों कर रहे हैं, तो कृषि का विस्तार कर रहे हैं, शहरीकरण कर रहे हैं, औद्योगिकीकरण के लिए हम अंधाधुंध रूप से वनों की कटाई कर रहे हैं। अनेक प्रजातियों का जो आवास है वो नष्ट होता जा रहा है और पर्यावरण को सबसे ज्यादा डाउन करने के लिए जो है उत्तरदायी कारणों में यही है कि प्रजातियों का आवास का विखंडन हो रहा है, आवास खतरे में है। अब दोस्तों नेक्स्ट है प्राकृतिक आवासों का विनाश, क्योंकि जो है दलदलों और घास के मैदानों, मैंग्रोव वनों आदि को नष्ट होने से कई जो जीव हैं उनकी प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर पहुंच गई हैं। तो इसलिए प्राकृतिक आवासों का विनाश जो है एक बड़ा कारण है जैव विविधता के खतरे के लिए। दोस्तों प्रदूषण है, वायु है, जल है, मृदा प्रदूषण से जैव विविधता का प्रत्यक्ष नुकसान हो ही रहा है, ये मैंने आपको अभी बताया ही। अत्यधिक दोहन हो रहा है, तो प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, लकड़ी, मत्स्य आदि का आप अत्यधिक अनियंत्रित उपयोग कर रहे हैं, ये जैव विविधता के लिए संकट है। जलवायु परिवर्तन ये बहुत बड़ा संकट है जैव विविधता के लिए, इसलिए जलवायु परिवर्तन से संबंधित पूरा हम चैप्टर इस वीडियो सीरीज में पढ़ने वाले हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है, वर्षा के पैटर्न में बदलाव हो रहा है, चरम मौसमी घटनाएं देखने को मिल रही हैं, जिससे कई प्रजातियों के पारंपरिक आवासों में जो है जीवित रहने की जो अनुकूलता है वो सही से अपने आप को उस पारितंत्र के अंदर एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि तापमान बढ़ चुका है। आक्रामक प्रजातियां आ रही हैं,
ठीक है, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश हो रहा है, ठीक है, स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवेश करके वहां के संतुलित जैव विविधता को ये प्रभावित करते हैं, आक्रामक प्रजातियां। और इसका उदाहरण अगर आक्रामक प्रजातियों का हम लें तो याद कीजिए साल 1966-67, ठीक है, साल 1966-67 में दोस्तों भारत के अंदर जो है आयातित गेहूं जो आया अमेरिका से, उसमें एक घास आई जिस घास का नाम क्या है आप सब जानते हैं। उस घास को कहा गया कांग्रेस घास। क्या कहा गया? कांग्रेस घास कहा गया, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी का पीरियड है जब देश में कांग्रेस पार्टी शासन कर रही है। कांग्रेस घास आई, ठीक है, इसे कांग्रेस घास को एक विशेष नाम दिया जाता है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, या इसे अमेरिकी खरपतवार कहा जाता है, ठीक है, अमेरिकी खरपतवार, क्योंकि अमेरिका से हमने गेहूं खरीदा PL480 करके हमने गेहूं खरीदा, क्योंकि हमारे यहाँ जो है कि जितनी जनसंख्या थी उनके भरण पोषण के लिए हमारे पास खाद्यान्न की बेहद कमी थी। तो ये पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस नाम की अमेरिकी खरपतवार हमारे यहाँ आया। इस घास ने स्थानीय घास और वृक्ष की प्रजातियों को क्या किया? प्रतिस्थापित कर दिया, जिससे स्थानीय पारिस्थितिकी संकट उत्पन्न हो गया, जो पौधों पर आश्रित रहने वाले कीटों को और फसलों को अत्यधिक प्रभावित करता है। आमतौर पर आप भारत में तालाबों और झीलों में जलकुंभी देखते ही हैं, ठीक है, जो अपनी बनावट में जटिलता और अत्यधिक प्रतिरोधक क्षमता के कारण झीलों और तालाबों के तटों को क्या कर देती है? अवरुद्ध कर देती है और जलीय प्रजातियों के लिए एक संकट भी उत्पन्न करती है। तो आप समझ गए कि जो हमारी जो आक्रामक प्रजातियां हैं वो हमारे इकोसिस्टम के लिए कितनी हानिकारक हैं। और नेक्स्ट है दोस्तों अतिक्रमण और अवैध शिकार। तो दोस्तों मानव की जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तो जनसंख्या के दबाव और व्यापारिक लाभ के लिए जानवरों का शिकार हो रहा है, जिससे हमारी जैव विविधता को बेहद नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा जनसंख्या एक्सेस में वृद्धि होना भी हमारी जैव विविधता के लिए बहुत ज्यादा खतरा उत्पन्न करती है। दोस्तों जैव विविधता का वैसे तो कुछ ह्रास के कुछ प्राकृतिक कारण भी हैं, जिसमें बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, वनाग्नि एवं बीमारियों के कारण भी जीव जंतु की प्रजातियां जो है विलुप्त होती हैं। तो आप प्राकृतिक और मानव दोनों कारण आप लिखेंगे, जब जैव विविधता के खतरे को आप लिखेंगे तो ये ध्यान रखेंगे। दोस्तों कुछ और मेजर कारण हैं जैव विविधता के खतरे के लिए, जैसे हम जानवरों का अवैध शिकार कर रहे हैं और उनकी तस्करी के कारण हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो प्रभावित हो रही है। स्थलीय जल और भूमि को जल से भरने व उनकी उस पानी को निकालने की प्रक्रिया में भी अनेक प्रजातियां विस्थापित हो जाती है। कृषि क्षेत्र का आप विस्तार कर ही रहे हैं, तटीय क्षेत्रों का नष्ट हो रहा है, ठीक है, तटीय क्षेत्र हमारे नष्ट हो रहे हैं, विभिन्न कारणों को अभी मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। दोस्तों अब आपकी जैव विविधता की जो हमारी क्लासेस हैं वो कंप्लीट हो चुकी, यानी कि आज की जो क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है, कंटेंट हम आप देख चुके हैं। अब आइए थोड़ा सा पीवाईक्यू पर बात करते हैं, मेंस का पीवाईक्यू। तो दोस्तों यूपीएससी सिविल सर्विसेज की मेंस परीक्षा के अंदर जीएस पेपर 3 में आपसे एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सेक्शन से जो है सवाल पूछे जाते हैं। ये जो हमने आपको कंटेंट पढ़ा है वो जीएस पेपर 3 में आएगा, और यहाँ पर कुछ सवाल जैव विविधता से रिलेटेड आए, जिसमें यहाँ पर सवाल देखिएगा, डिस्कस द कॉजेस एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ हैबिटेट्स लॉस ऑन बायोडाइवर्सिटी, यानी कि आवास हानि के कारणों एवं जैव विविधता और पर उनके प्रभावों की चर्चा कीजिए। तो अभी तक जो भी आपने कंटेंट पढ़ा समझा मेरे द्वारा, आप आराम से उस आधार पर ये सवाल का जवाब आराम से आप दे सकते हैं। एंड एक और सवाल पूछा गया, जैव विविधता को कौन कौन से खतरे हैं, यदि जैव विविधता नष्ट हो जाती है तो क्या परिणाम होगा। तो आप जस्ट पिछली स्लाइड में जो है इस चीज को देख चुके हैं, तो ये भी सवाल आप लिख सकते हैं। अब आइए यूपी पीसीएस मेंस के पीवाईक्यू में बात करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी से किस तरह के सवाल पूछे गए। एक सवाल पूछा गया कि जैव विविधता महत्व और संरक्षण पर क्या करना है, एक निबंध लिखना है। राइट एन एसे ऑन बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंस एंड कंजर्वेशन। तो ये आराम से आप एक निबंध जो है इन अभी जो मैंने पिछली स्लाइड डिस्कस की उसके आधार पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि जैव विविधता के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए तथा जैव विविधता के 3 प्रमुख खतरों का वर्णन कीजिए। आप आराम से खतरों को यहाँ पर लिख सकते हैं पिछली स्लाइड के आधार पर। तो दोस्तों
आप समझ गए कि मेंस में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, खासकर जैव विविधता वाले टॉपिक से। तो आगे जैसे जैसे हम जैव विविधता के और भी चीजें क्लियर करते जाएंगे, अभी हम 2 चैप्टर जैव विविधता पर और पढ़ने वाले हैं, भारत में जैव विविधता और जैव विविधता का संरक्षण। उन दोनों टॉपिक्स को जब हम पढ़ेंगे उनके लिए भी हम एक एक सेपरेट वीडियो लाएंगे, तो टोटल आपका जैव विविधता से ही 3 वीडियो हो जाएगा, और तीनों वीडियो आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट होंगे कि जैव विविधता की पूरी चीजें आपकी बड़ी ही आसानी से, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव वे में क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों, मेंस के पीवाईक्यू देखने के बाद अब आइए थोड़ा हम प्रीलिम्स के पीवाईक्यू की तरफ चलते हैं। तो जैव विविधता से किस तरह से प्रीलिम्स में सवाल आते हैं, यहाँ पर देखिएगा। तो प्रीलिम्स में सवाल है कि जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। तो यूपी आरओ 2014 में सवाल पूछा गया। कैसे? तो जैव विविधता की परिभाषा पूछ रहा है। तो ए ऑप्शन सही है कि किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी जो है वो जैव विविधता को डिनोट करती है। ठीक है। दूसरा सवाल आरएएस और आरटीएस 2018 में पूछा गया कि जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय या आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाती है। तो एक क्षेत्र की विविधता यानी कि अल्फा विविधता आपने कंटेंट के अंदर पढ़ा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है यूपी पीसीएस 2014 के प्री में आया, पूछा गया कि जैव विविधता का अर्थ क्या है। चारों ऑप्शंस को खंगालिए और आप बड़े आराम से जैव विविधता को बता सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर फिर आपसे पूछा कि जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है। यूपी पीसीएस प्री 2015 में सवाल है। तो क्या है सबसे महत्वपूर्ण पहलू? तो पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। आपने अभी तक जो भी पढ़ा होगा अगर इन वीडियोस को बहुत अच्छे से, मेरे वीडियोस को आपने देखे होंगे, तो आप इन समस्त सवालों का जवाब 2 मिनट के अंदर देने में सक्षम हो पाएंगे। और दोस्तों, अभी आपने ये जो पीवाईक्यू आप देख रहे हैं, तो सवालों का लेवल से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो कंटेंट मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है वो कंटेंट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो जैव विविधता को खतरा जो हमने अभी पिछले स्लाइड में पढ़ाया, उससे आप ये वाला जो है सवाल आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए प्राकृतिक वास का जो है विनाश हो रहा है। यूपी पीसीएस प्री 2010 के अंदर ये सवाल आया और ये सवाल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। और यहाँ नेक्स्ट देखेंगे, भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया 2030 तक। इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवालों की तरफ आगे बढ़े तो सवाल आया बहुत इजी, बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो वाल्टर जीरोजन क्लास की पहली स्लाइड में हमने इस सवाल का जवाब आपसे दिया है। सेम उसी तरह से दूसरा सवाल है। ठीक है। और भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन डायवर्सिटी कहाँ पे है। तो ये जामनगर गुजरात के अंदर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ये सवाल आपसे यूपी पीसीएस प्री 2018 के अंदर पूछा गया। तो आई होप दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि देखिए पीसीएस और यूपीएससी का क्या लेवल है, और इसी लेवल के हिसाब से हमने आपको एनवायरमेंट के कंटेंट्स पढ़ाए हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित में से किसे 2011 से 20 के लिए दशक घोषित किया। तो जैव विविधता दशक घोषित किया, ये हमने क्लास की दूसरी स्लाइड में देखा था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2011 से 20 को क्या घोषित किया गया, सेम सवाल है यूपी पीसीएस मेंस में और छत्तीसगढ़ पीसीएस के प्री में ये सवाल आपसे पूछा गया, और आगे भी आने की संभावना है क्योंकि आप जानते हैं। ठीक है। ये सवाल महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो आप देखिए कि हाई ऑल्टीट्यूड, और हमने जब जैव विविधता की प्रवणता आपसे डिस्कस की तो हमने बताया कि हाई ऑल्टीट्यूड पर जैव विविधता सबसे कम और लो एल्टीट्यूड पर सबसे अधिक। तो आप जानते हैं कि लो एल्टीट्यूड पर ही उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तो इन वर्षा वनों में ही सबसे अधिक जैव विविधता देखने को मिलेंगी। यूपी पीसीएस प्री 2012 में ये सवाल आपसे पूछा गया। दोस्तों, आपको मैंने पिछले स्लाइड्स के अंदर मतलब पिछली क्लासेस के अंदर मैंने जो है कि बायोम पढ़ाते वक्त विभिन्न बायोम के अंदर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पढ़ाए थे, वहां की विशेषता पढ़ाई थी, और हमने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के आधार पर भी आपको समझाया था कि देखिए ग्लोब के अंदर यहाँ से यहाँ तक उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक शीतोष्णकटिबंधीय वन पाए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है पारिस्थितिकी तंत्रों में किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षतः काफी अधिक होती है। तो ये थोड़ा सा विवादित सवाल है। बी और सी इसका जो है कि दोनों उदाहरण है। कोरल रीफ को हम समुद्री वर्षावन कहते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन तो पृथ्वी पर पाए ही जाते हैं, और कोरल रीफ जो है समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कोरल भित्ति कौन सी है, आप सब जानते हैं। प्रवाल भित्ति कौन सी है, आप सब जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वोत्तर में स्थित है जो है तट पे। ठीक है, कोरल रीफ है।
ग्रेट बैरियर रीफ आप सब जानते हैं, ठीक है। अन्य सवाल बहुत इजी है, जैव विविधता में परिवर्तन है, ये प्रवणता से सवाल है। क्या होगा, भूमध्य रेखा की तरफ जो है जैव विविधता क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ये सवाल सही है, उत्तराखंड पीसीएस 2012 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो सेम यही सवाल, ठीक है, यहाँ पे आपको पूछा गया। आपको आईएएस प्री 2011 के अंदर एक सवाल पूछा गया, बड़ा प्यारा सवाल है, आप पढ़िएगा अक्षांशों के हिसाब से। वो वही जब विविधता की प्रवणता, जो हमने प्रवणता अभी पढ़ा था, उसी से ये सवाल भी बनता है। तो आराम से जो है कंटेंट अगर आपने सीरियसली समझा होगा तो ये सवाल आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल जैव विविधता के नाश के कारण से है। इसी तरह से जैव विविधता पर जो है कि बहुत सारे सवाल सिमिलर से सवाल हैं, तो इन सवालों को डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं है। आप आराम से वीडियो को रोक रोक करके सवालों को हल करते हुए आगे बढ़ चलिए। देखिए पीवाईक्यूज ये जो है दोस्तों, ये पीवाईक्यू हमने कहाँ से उठाए हैं, आपको मैं बता देता हूँ। घटना चक्र से हमने घटना चक्र के पूर्वावलोकन और कई माध्यमों से इन पीवाईक्यूज को शामिल किया है, जो गवर्नमेंट के माध्यम है, ठीक है। तो ये पूरे ऑथेंटिक जो है पीवाईक्यूज हैं, जो आपके सामने हम डिस्कस कर रहे हैं। झारखंड पीसीएस प्री 2010 में आया, जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा क्या है, तो हैबिटेट, वही प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का नाश और झूम कृषि, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट होगा। भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही, तो ये भी हमने जो है जैव विविधता के खतरों में हमने पढ़ाया है। साथ ही आगे जो है जैव विविधता के खतरों से ही संबंधित सवाल है। जैव विविधता को अधिकतम संकट है, ये भी जैव विविधता के खतरों से सवाल है, ठीक है। और यहाँ पर जब आप जाएंगे तो जैव विविधता के बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो ये भी सवाल बहुत ईजी है, आप लोग करते हुए आगे बढ़िए। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ हमने अपनी तरफ से सवाल दिए हैं, तो इन सवालों को आप हल करते हुए अपने कंसेप्ट को क्लियर करके चलिए। तो जैव विविधता के प्रमुख प्रकारों में शामिल हैं, तो हमने आनुवंशिक जैव विविधता पढ़ी, प्रजातीय जैव विविधता पढ़ी, ठीक है, और पारिस्थितिकी पढ़ी, लेकिन हमने वायुमंडलीय विविधता नहीं पढ़ी। तो ये सवाल हमारा डी आंसर सही होगा। और ये जो है कि वायुमंडलीय विविधता हम नहीं पढ़ते, हम सिर्फ यही तीनों पढ़ते हैं, ठीक है। उसी तरह से जैव विविधता के तात्पर्य से सवाल, फिर आनुवंशिक जैव विविधता से सवाल, ठीक है, और आगे आपको पारिस्थितिकीय विविधता से सवाल पूछा जा रहा है। पारिस्थितिक तंत्रों के प्रकारों और उनकी जटिलता से आपको जो है यहाँ पर आंसर मिल पा रहा है, ठीक है। पारिस्थितिकी विविधता क्या है, ठीक है। और यहाँ पर जैव विविधता की प्रवणता से सवाल है। प्रवणता आपने अगर समझा होगा तो आप समझ पाए होंगे। प्रवणता को देखिए हॉटस्पॉट नहीं ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट, ठीक है, ग्रेडियंट बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। किस मानदंड के आधार पर किसी क्षेत्र को जैव विविधता प्रवणता घोषित किया जाता है, ठीक है। तो ये सवाल भी हमने आपसे डिस्कस किया ही है कंटेंट के थ्रू, आप यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, स्थानिक प्रजातियों की उपस्थिति है, जैव विविधता का ह्रास हो रहा है, ठीक है। और अल्फा विविधता उसी तरह से है, आसान है, आप लोग पढ़ के आगे बढ़ चलिए, ठीक है। अब बीटा विविधता से सवाल, बीटा विविधता मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, ये सवाल आप करिए। गामा विविधता ये प्रैक्टिस के लिए सवाल है, ये भी आप करिए। यहाँ पर जैव विविधता का प्रमुख महत्व से सवाल है, उसको भी आप करके आगे बढ़िए। और यहाँ पर जैव विविधता के खतरे से सवाल आपकी प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है, करके आगे आप लोग बढ़ चलिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट हमारा प्रैक्टिस के लिए सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा मानी जाती है। तो कौन सी गतिविधि सबसे बड़ा खतरा है, तो प्राकृतिक आवासों का विखंडन, जो है कि हम आपसे बार बार ये चीज डिस्कस कर रहे हैं। तो सी आंसर सही होगा। और दोस्तों थैंक यू सो मच यहाँ तक क्लास देखने के लिए, ठीक है। और ये आज की आपकी क्लास की जो है क्या हो गई, आपका क्लास पूरा हो चुका है, ठीक है। हमने आपसे कंटेंट डिस्कस किया, पीवाईक्यू डिस्कस किया, आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लाए। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अब इसी तरह से जैव विविधता की ये पहली क्लास थी, अब नेक्स्ट 2 क्लास और जैव विविधता से संबंधित आएंगी, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से पूरे बायोडाइवर्सिटी को कवर करते हुए मिलेंगी पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेशन के साथ। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और इन वीडियोस को बार बार देख करके आप अपनी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो वीडियोस हैं वो किसी एक पर्टिकुलर परीक्षा को केंद्र में रख के नहीं बनाई गई हैं। हमने एक मानक लिया है पीसीएस और यूपीएससी, और बाकी इसके नीचे की जितनी परीक्षाएं हैं वो सभी इन वीडियोस से आपको कवर हो जाएंगी। तो दोस्तों एनवायरनमेंट की इस क्लास में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।